मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वापस से हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, जो कि आपका पहला चैप्टर होने वाला है क्लास 12 का। उसका नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एक्सप्रेशन देखा होगा, और आई होप कि आपको याद भी होगा। नहीं देखे हैं तो फटाफट से पहले उसको देखिए कि ये वाला जो लेक्चर होने वाला है वो एग्जैक्टली उसी लेक्चर के आगे का लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब पहले छोटा सा रिवीजन लेंगे कि एक्चुअली हमने क्या देखा था, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीजें ही हम आज आगे लेकर के चलेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपने देखा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आई होप कि सभी बच्चों को याद भी होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या आया था। तो मैं यही लिख दे रहा हूं इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। याद कर लो बच्चों, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फटाफट से जाकर के लेक्चर को देख लेंगे, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने ये वाला जो वीडियो लास्ट टाइम कराया था वो यहीं से ले रखा है हमने। और जहां पर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ये क्या है, डायपोल मोमेंट कहते हैं इसको। डायपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और ये जो मिड पॉइंट से दूरी होती है, और ये अक्षीय स्थिति पर आपका वैद्युत क्षेत्र है। उसी तरीके से इसी प्रकार हम बात करें निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एग्जैक्टली इसी की हाफ होती है, आपको ये भी याद होगा, और इसका भी प्रूफ आपके सामने है, और वो भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर रखा हुआ है। तो ये दोनों आपको याद होगा, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे थर्ड वाले टॉपिक को। और थर्ड टॉपिक होने वाला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आइए फटाफट से देखेंगे, और लेकिन देखने से पहले इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो कि आप यहां से कंप्लीट करने वाले हैं, वो है वैद्युत, ये है आपका यहां से नेक्स्ट स्टार्ट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, मतलब ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। तो ये होने वाला है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझेंगे कैसे, जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो देखकर ही आप कनेक्ट कर पाएंगे, और जिन्होंने पहले और दूसरे लेक्चर नहीं किए हैं स्टार्टिंग के वैद्युत आवेश के, मैं उनको भी यकीन दिला दूं कि वो भी वीडियो जल्द आने वाला है, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक डाइपोल है बच्चों, ठीक है, और इस डाइपोल के किसी भी बिंदु पर, तो मान लीजिए वो ये बिंदु है, किसी भी बिंदु पर मतलब ये बिंदु P हो गया, और ये आपका डाइपोल है। डाइपोल को बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं कि दोनों सिरों पर चार्जेस होते हैं, एक तरफ माइनस क्यों, एक तरफ प्लस क्यों, राइट। और यहां पर इसका मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से इसको कर लीजिए आप क्या, ज्वाइन, राइट। इसको कर लिया आपने ज्वाइन। तो डाइपोल के मिड पॉइंट से जब आपने P को ज्वाइन किया, तो वो P वो बिंदु होने वाला है जहां पे आपको इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र निकालना है। आइए तो मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, नन अदर देन स्मॉल r, ये स्मॉल r होने वाला है। तो स्मॉल r एक पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश हो गई, और ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। डाइपोल के डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच में बनेगा एक छोटा सा एंगल, क्योंकि यही तो इसकी दिशा बताती है। और दिशा का मतलब क्या, दिशा का मतलब कि 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पर कितने दिशा में निकालना है आपको, ये वो निर्धारित करता है, राइट। आइए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल किस लिए जाना जाता है, अपने डाइपोल मोमेंट की वजह से जाना जाता है। तो डाइपोल मोमेंट इसकी मान लीजिए कि वो P है, और वो अलाउंग द लाइन इस तरीके से अरेंज है।
अब मैं आपसे कहूं कि क्या डायपोल किसी दिशा में है, तो इसका जवाब है हाँ, डायपोल किसी दिशा में है। किससे? पोजीशन से, स्थिति से। तो अब डायपोल जब भी किसी दिशा से होगा, क्योंकि एक सदिश राशि है, तो इसको हम लोग घटकों में तोड़ते हैं, राइट। कौन से में? घटकों में, मतलब इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। एक बात और याद रखें, जो लोगों को नहीं याद है या फिर 11th में उन लोगों ने मिस कर रखा है, तो मैं बता दूं कि डायपोल एक्चुअली अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होते हैं। कंपोनेंट मतलब घटकों में टूटते हैं। दो तरीके के घटक होते हैं। अगर डायपोल को तोड़ रहे हैं तो डायपोल के दो घटक होंगे, एक तो कॉस की कंपोनेंट होंगे और दूसरा साइन के कंपोनेंट होंगे। कॉस के कंपोनेंट हमेशा अलोंग द लाइन होता है जिस लाइन पर आपको निकालना है, राइट। तो यहां पर हमने एक ये कंपोनेंट कर दिया जो कि थीटा के साथ बना हुआ है, मतलब कि इसका एक घटक इधर हो गया। अब एक घटक तो और होगा ना, कौन सा घटक? साइन थीटा, एग्जैक्टली साइन थीटा। तो ये वाला जो घटक होगा ये थीटा के साथ सटा है, तो इसका नाम आप देंगे पी कॉस थीटा, क्योंकि पी तो डायपोल है और पी का इधर वाला घटक हो गया पी कॉस थीटा, राइट, पी कॉस थीटा। और सिमिलरली एक कॉस थीटा इस साइड है तो दूसरे साइड में भी एक कंपोनेंट आने वाला है और उस कंपोनेंट का नाम होने वाला है आपका ये कुछ इस तरीके से, और इस कंपोनेंट को हम नाम देंगे P sin थीटा, राइट। तो P आपका जो है मेन डायपोल मोमेंट है और इस डायपोल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के दो घटक होंगे, P cos थीटा जो कि थीटा के साथ होगा और cos थीटा के एग्जैक्टली लंबवत, मतलब कि P के अदर साइड में आपका P sin थीटा मिलेगा। P cos थीटा जो है वो एक डायपोल का इफेक्ट है और दूसरा P sin थीटा। इन दोनों का इफेक्ट आपको कहां चेक करना है? P पे, एग्जैक्टली। तो आइए चेक करते हैं। तो मानना पड़ेगा, माना किसी द्विध्रुव का नाम रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो द्विध्रुव AB, इस द्विध्रुव का नाम आप रख सकते हैं AB, ठीक है। तो AB के दिशा से थीटा कोण पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक क्रमशः P cos थीटा व P sin थीटा होंगे। अब इसके आगे क्या करना है? तो P cos थीटा P sin थीटा, जहां P cos थीटा का प्रभाव P पर होगा तो हम लिखेंगे P को। अब देखो P से कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके कंपोनेंट आ चुके हैं, तो P cos थीटा के कारण P पर ये बिंदु P है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। P पर वैद्युत क्षेत्र, राइट, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखिए, ये जो डायपोल है इस डायपोल के ये वाले अक्ष पर मौजूद है P। इस डायपोल के इस बिंदु P को हम देखें तो ये अक्ष है, राइट। तो अक्ष का ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसका हमने नाम दे दिया E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P होता था, राइट। लेकिन यहाँ पे P की जगह पे P cos थीटा है ना, तो 2 लिखना पड़ेगा, P cos थीटा, राइट। ये लिख दिया अपॉन क्या होता था R क्यूब। तो ये डिस्टेंस यहां से तो आपको पता ही है, R क्यूब। नाम दे सकते हो आप समीकरण नंबर 1। आपको याद है ना कि लास्ट टाइम मैंने इसकी दिशा भी बताई होगी, तो जो लोगों को दिशा नहीं याद है वो दिशा भी देख लेंगे। इसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, तो इसकी दिशा हो गई कुछ इस तरीके से। ये किसकी दिशा है? इसकी, E1 की। तो E1 की दिशा आप देख ही लिए। इसी प्रकार P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब P sin थीटा कौन है? ये P sin थीटा। और इस P sin थीटा मतलब इस वाले डायपोल मोमेंट के लिए इस बिंदु पर जो प्रभाव होगा वो निरक्ष होगा। निरक्ष किसे कहते हैं बच्चों? याद होगा कि अगर मैं ऐसे डायपोल बना लूं और इस डायपोल का ये वाला पॉइंट लूं तो इसे कहते हैं निरक्ष, ठीक है, लंबवत वाले पोजीशन को। तो इसके लिए ये लंबवत ही तो है, कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। तो इसे क्या लिखिएगा? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
राइट। 1/4πε0 कितनी दूरी पर, r दूरी पर। कौन प्रभावी है, p sin थीटा प्रभावी है। तो यहाँ पर ये है निरक्ष का फॉर्मूला, तो लिखेंगे p sin थीटा, जहां पे p था वहां p sin थीटा, और डिस्टेंस तो वही रहने वाला है। नाम दे दीजिए बच्चों समीकरण नंबर 2। अब याद हो अगर आपको, तो इसकी दिशा कैसी होती है, तो इसकी दिशा डाइपोल के ही समांतर होती है। तो ये डाइपोल ये वाला ऐसे है, तो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल p sin थीटा के समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होता है बच्चों। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण, याद है ना, दो सदिश राशियां अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, उन दोनों के बीच में ही कहीं लगेगा। तो इनका परिणामी हमें निकालना होगा। आइए निकालते हैं। हम ऊपर का इरेज करेंगे बच्चों, अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको बस समझने के लिए हमने लिख रखा था, इसको आपको दोबारा लिखना नहीं है, याद रखेंगे। इसके बाद मैं ऊपर आ रहा हूं, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, राइट। परिणामी वैद्युत क्षेत्र मतलब इसका परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालते समय ध्यान देंगे कि परिणामी हम लोग वेक्टर के रूल से निकालते हैं। तो अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा 2E1 E2 और cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या लेंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री लेंगे। तो आगे के टर्म 2E1 E2 cos 90, क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिजल्टेंट 90 डिग्री है। तो ये वाला जो टर्म है वो पूरा डिसमिस हो जाएगा। तो डिसमिस हो जाएगा तो इसको लिखना नहीं है क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो यहां से E इज इक्वल टू आपने लिखना है E1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या आपका E1 का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे बच्चों क्यूब और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़िए, इसको लिखेंगे 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें क्या टर्म कॉमन है, तो देखिएगा ये जो टर्म कॉमन है वो रूट से बाहर आसानी से आ जाते हैं और जो नहीं कॉमन है वो रूट में रह जाएंगे। तो देखिए ये पूरा टर्म जो p है r क्यूब है वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 बाहर, p बाहर, और कौन बाहर आएगा बच्चों, और बाहर आने वाला r क्यूब। अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया, देखिए 2 अंदर रह गया cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 रह गया cos थीटा, तो 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर कौन रह गया sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब थोड़ा पहचानिएगा 4 cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब cos स्क्वायर थीटा कितनी बार, 4 टाइम्स 4 बार। तो 4 बार में से अगर मैं एक बार अलग कर लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, ये होने वाला है क्या p अपॉन r क्यूब, और अंदर होने वाला है आपका रूट के अंदर एक cos स्क्वायर थीटा इसमें से अलग कर लिया तो बचा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा, एक अलग हो गया, और एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, याद होगा आपको, क्लास 10th में भी सभी ने जान रखा है, उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 प्लस 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, राइट। तो ये है इस बिंदु पर इस डाइपोल के AB के कारण वैद्युत क्षेत्र, इन्हीं के बीच में ये होने वाला है आपका मान, यह है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब आपका फर्ज बनता है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी निकालिए। बच्चों दिशा कैसे निकालते हैं, देखिए दिशा कैसे निकालते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। और ये परिणामी की दिशा या तो E1 से निकालिए या तो E2 से निकालिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करा करें जिससे आप E1 दिए हो उसी से निकाला करें, ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज आप E2 से भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये तो बिंदु P था ही, मान लीजिए कि E1 से ये परिणामी कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। फाई कोई भी दिशा हो सकती है, लेकिन ये थीटा वाली दिशा तो नहीं ही होगी क्योंकि ये नई परिणामी है, नई दिशा पर होगी। दिशा का मतलब होता है कोण, राइट। अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, तो कभी आपने देख रखा है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर, और इसके नीचे ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं
बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है बच्चों? परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो E2 के इक्विवेलेंट है, और ये वाली जो वैल्यू है ये आधार को जो दिखा रही है वो एक्चुअली E1 के इक्विवेलेंट तुल्य है। तो हम लोग दिशा निकालेंगे, तो लिख देंगे यदि परिणामी की दिशा, यदि परिणामी की दिशा E1 से, मतलब कि इस वाले से, E1 से फाई कोण पर हो, फाई कोण पर हो, तब क्या करना है बच्चों? तो फाई 1 अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस वाले में हमें परपेंडिकुलर लंब और आधार का इस्तेमाल करता है, और लंब और आधार होता किसमें है? तो लंब और आधार होता है आपका tan में। तो यहाँ पे tan में भी लगा सकते हैं बच्चों, cot में भी। तो tan फाई बराबर लंब, लंब जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखो दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो ये हो जाएगा E2 और 3। यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू E2 बाई E1 आप देख पा रहे हैं। E2 की वैल्यू ये वाली वैल्यू है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, और E2 की वैल्यू यहाँ पढ़ी भी हुई है, रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R क्यूब। और सिमिलरली यहाँ पर E1 की वैल्यू भी चाहिए, E1 की वैल्यू ये पढ़ी हुई है, लाके रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या बच रहा है? बच रहा है यहाँ पर देखिए 2 और ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा, तो tan फाई इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। और पहचान पा रहे sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिखते हैं? तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। ये हो गया आपका डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन, किससे? E1 से। फाइनली समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका, और ये डायरेक्शन भी हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड के साथ साथ। समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी में बच्चों नहीं दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, और वहां जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया इससे कि आगे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी 2 × 10⁻⁶ कूलाम मीटर जो कि द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के निकट 6 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा अक्षीय स्थिति पर निकालना है, तथा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई रिपीट, यहाँ पर ये द्विध्रुव आघूर्ण है 6 सेंटीमीटर की अक्षीय स्थिति पर, और आपके 3 सेंटीमीटर पर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये वाला जो है वो मेरे तरह करना है, और लेकिन नेक्स्ट वाला जो है आपको खुद से करना होगा। आइए देखते हैं पहले पहला वाला फटाफट से। तो अक्षीय स्थिति पर अगर आपको निकालना है तो अक्षीय स्थिति पर कितनी दूरी पर निकालना है वो भी लिख लेना है आपको। तो ये R की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को चेंज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻2। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या दे रखा है? डाइपोल मोमेंट दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम मीटर। ध्यान दीजिएगा, कूलाम इनटू मीटर। यहाँ से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होने वाली है वो हो जाएगी E इज इक्वल टू, क्या होता है अक्षीय स्थिति में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। और इसकी वैल्यू तो जानते ही हैं, 9 × 10⁻9, 2 × यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लीजिए, P की वैल्यू 2 × 10⁻⁶, R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 × 10⁻2। तो बच्चों इसका कर दीजिए क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। करेंगे इसको सॉल्व, और सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कर लेंगे। आई होप आप कर लोगे, इसको करके आप मुझे बताओगे कि ये कंप्लीट मेरा हो चुका है। जैसे ही ये हो जाए तो आप इसके नीचे जाएंगे, और फिर वहां पे आप करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए सॉल्व। निरक्षीय स्थिति में आपको बस ध्यान ये रखना है कि डाइपोल मोमेंट वही रहेगा, R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻2 मीटर। राइट, इसको कंप्लीट करके मुझे आप सॉल्व करके भेजने वाले हैं, और इसका फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मूला इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2P, बट इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब होगा। टेक करके कंप्लीट करके भेजेंगे। बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।